योजना बनाई थी। क्यों? क्योंकि भारत में आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत था वो क्या था? वो था भू राजस्व। तो क्यों ना भू राजस्व पे ही पहले कब्जा कर लिया जाए। और जो सबसे पहली व्यवस्था बनाई थी उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, जो इसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। जो दूसरी व्यवस्था थी उसका नाम था रैयत बाड़ी बंदोबस्त। रैयत बाड़ी बंदोबस्त। और जो तीसरी व्यवस्था थी उसका नाम है महाल बाड़ी बंदोबस्त। अब इन तीनों बंदोबस्तों को हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले एक उठा लेते हैं जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। यह ब्रिटिश की सबसे पहली और सबसे व्यवस्थित टाइप की योजना थी। इसमें क्या किया ब्रिटिश ने? अब इनके नाम भी क्यों पड़े, कम से कम ये तो समझ ही लो। स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था? लगान को स्थायी कर दिया, इसलिए नाम पड़ गया स्थायी बंदोबस्त। रैयत बाड़ी में जो लगान संबंधी समझौते हुए थे, जो एग्रीमेंट्स हुए थे, वो हुए किसानों के साथ। किसानों को बोला जाता है रैयत, इसलिए इसका नाम हो गया रैयत बाड़ी बंदोबस्त। अगला है महाल बाड़ी बंदोबस्त। महाल बाड़ी बंदोबस्त में क्या हुआ था? महाल के साथ लगान के समझौते हुए। महाल का मतलब होता है गांव, मतलब गांव के साथ हुए हैं। इनको देखते हैं। उससे पहले हम एक को उठा ले रहे हैं जो है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। अब कब शुरू हुई स्थायी बंदोबस्त? हालांकि उससे पहले जरूरी है क्यों शुरू की ब्रिटिश ने ये वाली व्यवस्था, क्यों शुरू की जहां पर लगान को स्थायी कर दिया गया। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य, जिसके वजह से ब्रिटिश ने स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था, उद्देश्य में सबसे पहला जो है वो एक फिक्स्ड इनकम हमको मिलने लगे। एक स्थायी आय भारत में आए हैं, नए नए आए थे ब्रिटिश। 1764 में उनने बक्सर का युद्ध जीता, 1765 में इलाहाबाद की संधि की, और उसके बाद भारत में स्टेब्लिश हो रहे थे। जब भारत में अपने पांव अच्छे से जमा रहे थे, तो अब पहली व्यवस्था जमा रहे हैं। आप कहीं भी जाओगे तो आप चाहोगे कि भाई हमारे पास ना एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम हो, कि इतनी आय तो हमारे पास होगी ही होगी। जैसे मान लो आप इंदौर में जाके रह रहे हो और इंदौर में जाके खर्चे हैं 10,000, तो आप चाहोगे कि भाई 11,000 रुपये हमारी कम से कम इनकम हो, 10,000 खर्च कर लेंगे, 1,000 बच जाए, या फिर 10,000 ही कम से कम इनकम हो हमारे, जितना खर्चा है उतना निकलते रहे। तो ब्रिटिश ने ये सोचा कि हमको कम से कम एक स्थायी और व्यवस्थित आय प्राप्त होती रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई स्थायी बंदोबस्त हम लोग शुरू कर दे रहे हैं, इससे हमको लंबे टाइम तक एक निश्चित आय हमको प्राप्त होती रहेगी। दूसरा, एक समर्थक वर्ग तैयार करना। समर्थक वर्ग तैयार करना। ब्रिटिश भारत में पहली बार आए हैं, जो अंग्रेज हैं पहली बार आए हैं, और जब तक भारत में आपका कोई दोस्त नहीं होगा, जब तक भारत में आपका कोई समर्थक नहीं होगा, आप बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाओगे। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार कर लिया जाए जो हमारे साथ रहे, और ऐसा वर्ग हमेशा उनके साथ रहा है। 1947 तक उनके साथ ऐसा वर्ग रहा। कई राजा, कई जमींदार, कई सूबेदार जो थे वो ब्रिटिश के साथ बने रहे। उसका एक कारण था ये स्थायी बंदोबस्त, क्योंकि उन्होंने यहीं डिसाइड कर लिया था कि हमको एक ऐसा वर्ग तैयार करना है, और इसी वर्ग ने आगे जाके 1857 उनकी मदद भी की थी। तीसरा है प्रशासनिक कठिनाइयों से बचे रहना। जो प्रशासनिक कठिनाइयां हैं, प्रशासनिक कठिनाइयां मतलब जैसे मान लो मुझे एक व्यवस्था बनानी है जिसमें हर 2 साल, 5 साल, 6 साल में, किसी भी फिक्स पीरियड मान लो 10 साल में लगान को परिवर्तित करना है। जैसे आज लगान कुछ और है, 10 साल बाद मुझे फिर बदलना है, 10 साल बाद फिर बदलना है, 10 साल बाद फिर बदलना है। तो क्या हर बार देखो, आप भारत में भी देखो, जितनी भी बार कुछ नया डिसीजन होता है हर बार कमेटी बनाना पड़ती है, बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है। जैसे जीएसटी अब शुरू किया था तो कितने अध्ययन हुए थे, कितनी स्टडीज हुई थी, कई सारी कमेटीज बनी थी, 10 साल बिल को पास होने में लग गए थे। तब जाके क्या हुआ, जीएसटी को लागू किया गया। और जब जीएसटी को लागू किया है तो उसके लिए फिर अलग व्यवस्था है। हर बार कुछ ना कुछ, जो जीएसटी काउंसिल है उसकी मीटिंग होती है, कुछ ना कुछ उसमें अपडेट करना पड़ता है, कुछ हटाना पड़ता है, ऐसा सिस्टम चलता रहता है। यही यहाँ पर हुआ। अगर हम एक ऐसी व्यवस्था बना लेंगे जहां लगान को बार बार परिवर्तित करना पड़ेगा, तो फिर हमारे साथ दिक्कत क्या हो जाएगी,
हमको नए ऑफिसर्स लेके आने पड़ेंगे, कुछ नई प्रशासनिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, नया सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसलिए भाड़ में जान दो। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रशासनिक कठिनाइयों से बचे रहने के लिए एक ऐसी व्यवस्था शुरू कर, एक बार लगान फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, अब हमको दोबारा चेंजेस को नहीं करना है। हम तुमसे 10% मान लो 10% लेंगे तो 10% ही ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि 10% को बढ़ाना है या घटाना है, फिक्स कर लिया है, अब दिक्कत नहीं है। एक और रखा, सुनने में तो विश्वास नहीं होता है, एक और उद्देश्य रखा, वो था कृषि का विकास। बेवकूफ तो बनाना है लोगों को, कृषि का विकास। अब जो कृषि का विकास है इसमें था हम कृषि के लिए काम करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज को, सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाएंगे, बाकी सारा काम करेंगे, ये इनका उद्देश्य था। तो इन उद्देश्यों को बनाकर व्यवस्था को किया गया शुरू। और व्यवस्था कब शुरू हुई, अगर हम प्रारंभ में देखें कि स्थायी बंदोबस्त कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ है 1793 में, 1793 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। बस एक बात, छोटा सा पॉइंट है, किसने शुरू किया था वो इससे जुड़ा हुआ है। प्रारंभकर्ता कौन था, मैं यहां लिख देता हूं कौन, आपको हेडिंग बनानी है प्रारंभकर्ता। प्रारंभकर्ता था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसमें क्या पंगे हैं, कॉर्नवालिस ने व्यवस्था शुरू तो कर दी थी 1790 में, लेकिन इसको स्थायी स्वरूप जो दिया था, स्थायी स्वरूप जो दिया था वो दिया था 1793 में। इसलिए जब भी हमारे पास सन आएगा तो हम 1793 मानेंगे। नाम है स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं हमको 1793 में देखने को मिली है, इसलिए हमने कह दिया कि 1793 में शुरू होंगी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन शोर, जॉन शोर उसको बोलते हैं। उसने कॉर्नवालिस की मदद की थी और कॉर्नवालिस को खूब नए नए सलाह दी थी, नए नए परामर्श दिए थे, और कॉर्नवालिस ने उनको मांग लिया था। यूपीएससी में एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कॉर्नवालिस की सलाह मानी थी कि नहीं मानी थी, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, कथन वाला क्वेश्चन था। तो उसमें याद रखना कि जॉन शोर की जो बातें थी उनसे, जॉन शोर के जो परामर्श थे उनसे कॉर्नवालिस सहमत था और कॉर्नवालिस ने उसकी बात मान ली थी। तो जॉन शोर की सलाह पर एक व्यवस्था शुरू हो गई, 1790 में शुरू हुई थी, लेकिन इसको स्थायी स्वरूप 1793 में दे दिया गया था। अब हम, चूंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ स्थायी बंदोबस्त है, तो स्थायी स्वरूप देंगे तब से हम इसको मानेंगे, 1793 हो गया। कितने % क्षेत्र पर लागू थी, देखो जब ब्रिटिश आए थे ना तो भारत को उन्होंने दो भागों में विभाजित करके रखा था। एक था ब्रिटिश भारत और एक था जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देसी रियासत थी उनका क्षेत्र। तो ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। ध्यान रखना, किसके, कौन से भारत, ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के लगभग 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य या कौन कौन से क्षेत्र जो है इसमें शामिल थे। अगर राज्यों की बात कर लें या आप उसी को, क्षेत्र को एक्सटेंड कर सकते हो, तो पहला तो बंगाल, क्योंकि ब्रिटिश इस टाइम पर बंगाल में अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिए थे, बंगाल। दूसरा है बिहार, ये बंगाल का ही पार्ट है, बिहार। उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा, और एक है उत्तरी कर्नाटक या नॉर्थ कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक। अब जो उत्तरी कर्नाटक है ना, ये पहले पूर्व में कर्नाटक हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा या कभी अपन ही डिस्कस करेंगे आखिर पूर्व में कैसा था। तो पूर्वी तट पर कर्नाटक हुआ करता था, तो पूर्वी तट वाला जो कर्नाटक है ना उसके उत्तरी भाग में हुआ करता था। एक और जगह थी बनारस डिवीजन, बनारस डिवीजन। तो इतने सारे राज्य या इतने सारे क्षेत्र इसमें शामिल थे, लेकिन ये सब मिला कितना प्रतिशत हो रहा था, 19% हो रहा था। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं कि आखिर स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं हुआ करती थी। अगर स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं देखें तो पहला पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं शुरू से ही, कि यहाँ पर जो राजस्व था, जो लगान की राशि थी, उसको निश्चित कर दिया गया था, निश्चित कर दिया गया था। और निश्चित किस बेस पर किया गया था, यह किया गया था 1790-91 को आधार वर्ष बनाकर, 1790-91 को आधार वर्ष बनाकर। अब निश्चित क्या होता है पहले ये समझ लो।
देखो अभी तक के जो राजा थे, चाहे कितने खराब रहे हों चाहे अच्छे रहे हों, वो उत्पादन का प्रतिशत वसूलते थे, उत्पादन का हिस्सा लगान होता था। हिस्सा मतलब वो कहते थे हम आपसे 33% लगान वसूलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 50% वसूला है, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर सब सर्वाधिक हुआ करता था, पढ़ा होगा आपने वाली बात। तो हम 33% या 50% वसूलेंगे। अपन एक काम करते हैं, 50% को लेके चलते हैं। मान लो आपके यहाँ 100 किलो गेहूं है, तब आपको कितने देने हैं 50 किलोग्राम। अगर आपके यहाँ 50 केजी गेहूं हुए हैं तो आपको कितने देने हैं 25 किलोग्राम। अगर आपके यहाँ 0 किलो हुए हैं तो आपको कितना देना है 0, क्योंकि आपके उत्पादन हुआ ही नहीं है और लगान जो है अभी तक उत्पादन का हिस्सा हुआ करता था। अगर आपके यहाँ 0 किलो हुआ है तो आपको लगान नहीं देना है। अगर आपके यहाँ 200 किलो हुआ है तो आपको 100 किलो देना है। लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने कहा आपके यहाँ हमको फर्क नहीं पड़ता कितना लगान है, माना कि आपको 50 किलोग्राम लगान देना है, ठीक। अब आपके यहाँ 100 किलो हुआ तब भी आपको कितना देना है 50। आपके यहाँ 50 किलो हुआ तब भी कितना देना है 50। इसलिए बोलते हैं ब्रिटिश ने जितना खून पिया है उतना किसी दूसरे शासक ने नहीं पिया है। आपके यहाँ 25 किलो हुआ तब कितना देना है 50, 0 किलो हुआ है तब 50। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 200 किलो होगा तो तब भी 50 देना है। लेकिन ब्रिटिश ने लगान को इस दर पे रखा था कि इतना लगान हो ही नहीं, मतलब इतना उत्पादन हो ही नहीं रहा है, मैक्सिमम जो लगान हो सकता है उस मैक्सिमम लगान को रख लिया है। अब सोचो जब ये वाली कंडीशन बनेगी या ये 50-25 जीरो होंगे तो किसान लगान कहाँ से देगा। तो किसान ने उधार लेकर लगान दिया है, लेकिन लगान देना पड़ा है। इसका मतलब अभी तक जो लगान उत्पादन का हिस्सा हुआ करता था, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का किराया बनकर रह गया। लगान जो है वो भूमि का किराया, इस शब्द को याद रखना, भूमि का किराया बन गया। जैसे आप लोग रूम में रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज वाइज आपका चलता हो कि 15 दिन रहे तो 15 दिन का रेंट ले लो, अभी हम छुट्टी पे जाएंगे तो इतनी इतनी 20 छुट्टियां हैं इनको काट लो, नहीं। आपका फिक्स है, आपका 5,000 10,000 15,000 20,000 जितना भी रेंट है, मान लो 5,000 रुपये है। अब आप पूरे 30 दिन रहो तब भी 5,000, आप 15 दिन रहो तब भी 5,000, आप 3 दिन रहो तब भी 5,000, या आप कभी भी कितने भी दिन ले लो आपको 5,000 ही फिक्स है, वो उतना आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही भूमि का लगान जो था अब भूमि का किराया बन के रह गया, उत्पादन का हिस्सा नहीं था। आपने लगान मूवी जरूर सबने देखी होगी, और वहां एक कानून की बात हुई है, वो है सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून क्या होता है सूर्यास्त कानून, कि एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक आपको रकम अदा करनी पड़ेगी, आपको लगान देना पड़ेगा। लगान में भी तो ऐसा है कि भाई ये डेट है, इस डेट के सूर्यास्त तक आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये सूर्यास्त कानून शुरू किया गया था 1794 में। जैसे मान लो इनने कहा है कि 1 तारीख को आपको लगान देना, 30 तारीख ले लेते हैं, महीने की आखिरी तारीख 30, 31, 28, 29 जो भी है, महीने की आखिरी तारीख पे आपको देना है। मान लो 31 तारीख महीने की आखिरी, 31 तारीख का अगर सूरज डूब गया और आपकी लगान नहीं आई तो आपकी ज़मीन को बेच दिया जाता था। आपका जो ज़मीन है वो ज़मीन किसी और को दे दिया जाता था या उसकी नीलामी कर दी जाती थी, फिर आप उस ज़मीन के हकदार नहीं होगे। तो सोचो लोगों की ज़मीन भी छीन ली गई थी। अगला पॉइंट आता है कि इसमें भूमि का स्वामी किसको बनाया, भूमि का स्वामी। तो भूमि का स्वामी बनाया गया जमींदार को, क्योंकि एक समर्थक वर्ग तैयार करना है। जमींदार जो था वो भूमि का स्वामी है। तो किसान क्या था, किसान तो अपनी ही भूमि पर एक कह सकते हो आपकी मजदूर बन के रह गया था। तो जमीन आईएमपी है, वीवीआईएमपी है ये वाली बात, कि जो भूमि का स्वामी है वो किसान बन गया था, सॉरी जमींदार बन गया था, और किसान अपने आप में एक मजदूर जैसे वहां पर काम कर रहा था। इसके अलावा ध्यान रखना लगान निश्चित था, भूमि का किराया लगान बन के रह गया था। सूर्यास्त कानून 1794 में लागू किया था, जिसके अंतर्गत आपको एक निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक लगान की भरपाई करनी, लगान जमा करना था। भूमि का स्वामी जमींदार को बनाया गया, और साथ साथ में जो सार्वजनिक भूमि थी, सार्वजनिक भूमि जो थी उस पर भी जमींदार का हक माना गया। सार्वजनिक भूमि मतलब जैसे वन हैं, तालाब हैं, ये सब जो हैं वो जमींदार की हो गई, क्योंकि जमींदार भूमि का मालिक है, इसलिए जमींदार को सार्वजनिक भूमि दी गई। एक पॉइंट और है विशेषताओं में, अगर देखें लगान को बांटा गया, लगान का बंटवारा किया गया, और जो लगान का बंटवारा है वो 2 भागों में किया गया।
कहा गया कि लगान को 11 दो भागों मतलब 2 लोगों के बीच में बांटा गया। लगान को 11 भागों में बांटा गया है। यहां 2 पक्ष हैं, याद रखना। 2 पक्षों में अभी समझ ही जाओगे क्या है। 11 भागों में बांटा गया। कैसे? 10/11 भाग जो होगा वो होगा अंग्रेजों का या ब्रिटिश का। मतलब जैसे मान लो हमारे यहाँ 110 किलो गेहूं निकले, तो 110 किलो को 11 अलग भागों में बांटा जाएगा। 10 भाग ले जाएंगे ब्रिटिश, और जो 10 किलो बोले तो 100 किलो ले जाएंगे अंग्रेज, और जो 10 किलो है 1/11 जो है वो हुआ जमींदार का। अब समझ में आए? जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, लगान के समझौते जमींदार से किए गए। अब ये जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरा लगान अदा करें, ना कि किसान की। और अगर जमींदार किसान लगान अदा नहीं करेगा तो उसकी भूमि को बेच दिया जाएगा। तो एक बात और हुई, अभी तक भारत में ना भू स्वामित्व का कंसेप्ट नहीं था। जो किसान खेती कर रहा है वो भूमि का मालिक मान लिया जाता था, लेकिन इन्होंने भूस्वामी मान लिया। जैसे मान लो मैं भूस्वामी हो गया किसी भी क्षेत्र का, ये इस मार्कर का स्वामी मैं हूं, तो मेरी मर्जी है, मैं जिसको चाहूं बेच दूंगा। ये तो व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धांत आ गया ना, मैं जिसको चाहूं लगान बेच सकता हूं। और ऐसे ही मैंने किया, मैंने भूस्वामी बन के जमीन को या भूमि को बेचने खरीदने लायक बना दिया। मैं बेच सकता था या खरीद सकता था। इससे क्या दिक्कत हो गई? आप जानते हो भारतीय किसानों पर शुरू से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं रहा है। जब पैसा नहीं रहा है, अभी तक कम से कम ज़मीन ऐसे बिचती नहीं थी। अब क्या हो गया? मेरे पास पैसा नहीं है, मैं किसान हूँ, किसी भी जमींदार को अपनी ज़मीन बेचाऊंगा और जमींदार आराम से ज़मीन को खरीद लेगा। इससे क्या हो गया? जो सारी संपत्ति थी वो पैसे वाले लोगों के हाथों में आना शुरू कर दिया। तो ये है स्थायी बंदोबस्त। अभी सुनने में खराब लग रहा होगा, ऐसा स्थायी बंदोबस्त ने काम किया, ये उसकी विशेषता है। अब जब ये व्यवस्था इतनी अलग बनी है पहली बार भारत में, तो फिर इसके कुछ प्रभाव भी पड़ेंगे। कुछ सकारात्मक रहेंगे, कुछ नकारात्मक रहेंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। 2-3 प्रभाव कम से कम हम लोग देख ले रहे हैं ताकि आंसर राइटिंग में थोड़ी मदद मिले। प्रभाव पॉजिटिव, प्लस मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव में अगर देखें, यहां लिख देता हूं थोड़ा पॉजिटिव। पॉजिटिव में अगर देखें तो पहला प्रभाव क्या पड़ा? अंग्रेजों को निश्चित आय प्राप्त हुई। बस इसी को बार बार हम लोग लिख रहे हैं, निश्चित आय प्राप्त हुई। जो उद्देश्य है ना, वो सारे के सारे उद्देश्य अंग्रेजों के पूरे हो जाएंगे। दूसरा, जमींदार के रूप में एक वर्ग मिला, समर्थक वर्ग मिला, जिसने कठिन समय में 1857 से ज्यादा कठिन समय, और क्या होगा, कठिन समय में ब्रिटिश की मदद की। 1857 में कौन सा एक वर्ग था जिसने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया? ये जमींदार, जिसको ब्रिटिश ने बनाया था। तीसरा, जो प्रशासनिक कठिनाई हैं वो उससे ही बच गए। प्रशासनिक जो समस्याएं थी, बार बार लगान बदलनी नहीं पड़ा। अब एक और फायदा हुआ, भारतीय जमींदारों को एक नया जमींदार वर्ग भारत में उदय हुआ, जिनके पास पैसा था, व्यापार में लगे हुए थे, जमीनें नहीं थी। नया जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ और जमींदारों को कुछ तो खुशहाली मिली है। भले ही 10 किलो गेहूं मिल रहा है, लेकिन कुछ तो खुशहाली मिलने ही वाली है। अब देखते हैं इसके नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव क्या रहे हैं। पहला, एक उद्देश्य था कृषि का विकास करना, लेकिन कृषि का विकास हुआ ही नहीं। अंग्रेज केवल लगान वसूलने पर ध्यान देते रहे, ना तो नहरें ज़्यादा बनवाई, ना कोई डैम बनवाए, ना कृषि के लिए कुछ और काम किए ताकि कृषि का उद्धार किया सके, जिससे क्या हुआ, कृषि की अवनति हुई। दूसरा, कृषक जो है वो ऋण के दुष्चक्र में, अगर आज हमारे कृषकों की इतनी दयनीय स्थिति है ना, उसमें अंग्रेजों की भ्रष्ट नीतियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कृषक जो है वो ऋण के दुष्चक्र में फंस गए। ऋण के दुष्चक्र में कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि आपके यहाँ 0 किलोग्राम, अभी हमने देखा था ना उदाहरण, भले ही 0 किलोग्राम उत्पादन है लेकिन आपको लगान देना पड़ रहा है, और हमने माना था कि 50 किलो लगान देना है। अब अगर आपके यहाँ 0 किलो उत्पादन है तो आप उधार लोगे पैसे। उधार कहाँ से लोगे? उधार लोगे किसी महाजन से, किसी जमींदार से। महाजन जमींदार से आपको पैसा लेना पड़ेगा। अब आपने 50 किलो लिया, और उस टाइम पे जो अकाल पड़ता था, अकाल पड़ता है तो खेती होगी नहीं, और अकाल ना एक साथ लगातार निरंतर अकाल पड़ता था, 3-4 साल 8 साल तक का अकाल पड़ता था।
और ऐसा ही हुआ। मान लो आपको 3 साल तक का अकाल पड़ा और 3 साल में आपके यहाँ 0-0-0 हुआ और आपको 150 किलोग्राम के आसपास गेहूं देना है। 150 किलोग्राम या गेहूं कोई चावल कुछ भी मान लो, वो आपको देना है। तो ये तो आपको उधार लेना ही है, प्लस साथ में आप जो कंज्यूम करते थे, मान लो 150 किलो आप कंज्यूम करते थे, ये 150 किलो भी आपको लेना है। तो आपने व्यापारी जी से 300 किलोग्राम गेहूं ले लिए, 150 किलोग्राम 3 साल में खा लिए और 150 ग्राम वापस कर दिए। अब आप 300 किलोग्राम के बाद 3 साल के बाद आपके यहाँ अच्छी फसल हुई, आपने कहा एक काम करते हैं, एक किस्त दे देते हैं, इस बार हमारे यहाँ 50 किलो 100 किलो ज़्यादा है, 100 किलो मान लो 100 किलोग्राम गेहूं ज़्यादा हुए हैं, क्यों ना हम वो व्यापारी जी हैं उनको वापस कराएं। आप व्यापारी जी के पास गए, व्यापारी जी का भाई हमने आपसे 300 किलोग्राम लिया था, लो इसका हिसाब कर लो। व्यापारी जी बोले 300 किलोग्राम लिया था, अब 1000 किलोग्राम हो गया है, ब्याज लगा दिया। और अब आपको ये 100 किलोग्राम आपने दे भी दिया, या 1000 छोड़ो 500 भी हो गया, पहली बात तो ऐसे ही ब्याज लेते थे आपको पता है उस टाइम पर। तो 1000 किलोग्राम व्यापारी जी ने कर लिया है, तो वो भी खून पी रहे हैं, अंग्रेज पी रहे हैं, वो अलग है। 500 किलोग्राम भी हो गया, तो आपने 100 किलो वापस दे दिया है। अब आपके 2-3 साल अच्छी फसल हुई, आपके 200-300 किलोग्राम आपने दे दिया है, लेकिन 200 किलोग्राम अभी बचा है और फिर अकाल पड़ गया। और अकाल ऐसे ही 8-10 साल बाद जो है क्रमिक अकाल बोलते हैं, वो पड़ते रहते थे, आवृत्ति बढ़ी रही थी, और फिर आपने लोन ले लिया। तो किसान जो है वो लगातार, अकाल पड़ा, अच्छे टाइम आया तो 50 किलो वापस कर पाए, 2-4 साल बाद फिर अकाल आ गया, फिर लोन लेना पड़ा, फिर लोन लेना पड़ा, फिर लोन लेना पड़ा। कई बार जब लोन लिया, कई बार जब ऋण लिया, तो किसान जो है उस ऋण से कभी मुक्त ही नहीं हो पाया और उस पर ब्याज इतना हो गया कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्या किया, जमींदार साहब ने कहा, जो व्यापारी साहब उनने कहा, महाजन ने कहा, एक काम करो तुम्हारे खेत का आधा टुकड़ा मुझे दे दो। तो वो क्या हो गया, अब जो संकेंद्रण है भूमि का, वो संकेंद्रण धीरे धीरे जमींदारों महाजनों के पास होने लगा और किसान को अब अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ा। अंग्रेज समझ रहे थे अपने आप को बड़ा होशियार कि हम तो बहुत होशियार हैं, हमने तो इतनी अच्छी व्यवस्था बना ली। लेकिन एक घाटा अंग्रेजों को भी हुआ, वो क्या, उनको 1947 तक, ध्यान रखना, लगान स्थायी है, निश्चित है, आप बदल नहीं सकते हो। 1947 तक उनको यही फिक्स्ड लगान मिलती रहा, फिक्स्ड राजस्व या लगान प्राप्त होता रहा। अब सोचो 1793 में आपको कितना मिल रहा है, 1793 में आपको मिल रहा है 50 किलो, कहां गया, चलो ये कहीं चला गया है, लेकिन अपन ने बहुत सारा तो पढ़ लिया है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। 1793 में आपको मिल रहा था कितना, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। 1893 में आपको कितना मिल रहा है, 50 किलोग्राम। 1947 में, 46 मान लेते हैं, 1946 में कितना मिल रहा है, 50 किलोग्राम। क्या अगले 150 साल में आपकी आवश्यकताएं नहीं बढ़ेंगी, और 150 साल में क्या वैल्यू नहीं घटेगी, कीमत भी तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो जो अंग्रेज अपने आप को होशियार समझ रहे थे, उनको भी घाटा हुआ, क्योंकि अब वो लगान बढ़ा नहीं सकते, इसलिए इनने इस क्षेत्र को, इस व्यवस्था को 19% से आगे बढ़ाया ही नहीं था, ध्यान रखो। अगला एक पॉइंटर, उसको खत्म करते हैं। अनुपस्थित जमींदारी, अनुपस्थित जमींदारी बढ़ने लगी। अनुपस्थित जमींदारी क्या होती है, देखो हमारे यहाँ ना कंसेप्ट चलता है संतोषम परम सुखम। एक कोई जमींदार है ए, ये किसी जगह से लोन लेता, मतलब किसी जगह ऋण वसूलता है, और ये मान लो 1000 किलोग्राम इसको बेनिफिट हो रहा है जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत। ये क्या कर रहा है, लगभग 10,000 किलो अंग्रेजों को दे रहा है और 1000 किलो अपने पास रखता है। ठीक, इसको लग रहा है यार कि 1000 किलो मैं कमा रहा हूँ, अब मैं क्यों काम करूँगा। उसने क्या किया, बी से कहा कि एक काम करो, 100 किलो तुम ले लो और तुम मेरी जगह वहाँ पर कर वसूलने के लिए चले जाओ। बी ने 4-5 साल काम किया और बी को लगा कि अरे यार अपन क्यों काम करें इतना, अपन तो 1000 किलो हो गया है, बड़े आदमी हो गए हैं। तो उसने सी से कहा एक काम करो, मैं तुमको 50 किलो 50-50% कर ले रहे हैं, 50 किलो तुम वसूलो, 50 किलो मुझे ला के दे दो और फिर मैं वसूलता चलूँगा। मतलब 100 किलो लाए, 50 किलो मुझे दे दो, 50 किलो तुम रख लो, खर्चा तुम्हारा पूरा का पूरा खर्चा तुम करोगे जितना वसूलने में लगेगा, मुझे तो बस मेरे 50 किलो से मतलब है। डील किससे हुई थी अंग्रेजों की, इससे। वसूल कौन रहा है, ये। तो क्या ये थोड़ा ज़्यादा नहीं वसूलेगा अंग्रेजों का जो भारतीय किसान है,
कि उनका ज़्यादा खून नहीं पिएगा, बस यही हुआ। इसको बोलते हैं अनुपस्थित जमींदारी। जमींदार था ये तो अनुपस्थित हो गया है, ये तो किसी सिटी में जाके, किसी शहर में जाके सेटल्ड हो गया है, लेकिन वसूल कौन रहा है? जिससे किसान परिचित नहीं थे, वो जमींदार अब वसूल रहा है, इसको बोलते थे अनुपस्थित जमींदारी। बंगाल में लगभग 12 क्रम बन गए थे जमींदारों के, मतलब एक जमींदार, उसके नीचे दूसरा जमींदार, तीसरा जमींदार, ठेका किया था ए से और वसूल रहा है 12वें नंबर का जमींदार। इतना खराब हो गया था। और आप जानते हो जब भी चेन बड़ी होती है तो लास्ट में जिनसे वसूला जा रहा है उनसे पैसा कई गुना ज़्यादा वसूला जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अब आप खुद ही समझ लो कितनी खराब व्यवस्था थी। ये प्री में, मेंस में, हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसको अच्छे से तैयार करना और फिर मिलेंगे दूसरी व्यवस्था के साथ। थैंक यू।